नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का वो संध्याकाल सिर्फ एक शाम नहीं थी, वो मेरे जीवन का एक कालखंड था। मैं, करण, उस 21 वर्षीय युवक का अंतिम संस्करण था जो निश्चिंत, लापरवाह और प्रेम की दुनिया से बेखबर था। उसके बाद जो मैं बना वो था एक बेचैन, इंतजार करता हुआ और खामोश आशिक। उस भीड़ भरी ट्रेन की पटरियों के बीच जब मैंने पहली बार सिया को देखा तो ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे कानों में अचानक जीवन का सबसे मधुर संगीत बजा दिया हो। उसके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक सादगी थी जो दिल्ली के शोर में खोई हुई थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतना ध्यान से नहीं देखा था। वो नीले रंग का दुपट्टा, उसके कानों से छूते बाल और होंठों पर ठहरी हुई वो हल्की सी मुस्कान। मेरे हाथ कांपने लगे और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं विवेक, मेरा दोस्त, उसे सुन न ले। विवेक आया और सिया उस भीड़ में गुम हो गई। कौन थी वो? करण, तू एकदम भूत देखने जैसा क्यों लग रहा है? विवेक ने पूछा था। मैंने झूठ कहा था कि मैंने एक पुरानी परिचित को देखा था, पर असलियत यह थी कि मैंने अपनी आने वाली जिंदगी की सबसे जरूरी इंसान को देखा था। अगले 3 महीने मेरे लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। मैं रोज सुबह दिल्ली की अलग अलग मेट्रो स्टेशन, बाजार और कॉफी शॉप्स में उसे ढूंढता था। मेरे दिमाग में सिर्फ 2 शब्द घूमते थे, सिया और इंतजार। मेरे दोस्त कहते थे कि मैं पागल हो गया हूं, एक हवा के झोंके के पीछे भाग रहा हूं, पर मैं जानता था वो कोई हवा का झोंका नहीं थी। वो मेरी वजूद का हिस्सा थी जिसे मैंने एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया था। मैं घंटों इंडिया गेट पर बैठा रहता और सोचता, काश उस दिन मैं विवेक को नजरअंदाज करके एक शब्द बोल देता, काश। जब मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में मास्टर्स के लिए एडमिशन मिला तो मैं थोड़ा उत्साहित था, पर उम्मीद नहीं थी। पर नियति को तो अपना खेल पूरा करना था। मैं अपनी पहली क्लास में बैठा ही था कि दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। हमारा प्रोफेसर मुस्कुराया और कहा, आइए सिया, आपसे मिलिए, यह आपकी क्लास है। और फिर मैंने उसे देखा, उसी आत्मविश्वास, उसी मुस्कान और उसी चमकती आंखों के साथ। इस बार वो भीड़ में नहीं थी, बल्कि मेरी जिंदगी के बिल्कुल केंद्र में थी। मेरा शरीर पसीने से भीग गया। मेरे अंदर एक ही आवाज गूंज रही थी, बच गया, मैं बच गया। शुरुआत में मैं इतना सहमा हुआ था कि मैं उससे बात ही नहीं कर पाया था। मैं डरता था कि अगर मैंने ज्यादा बात की तो शायद वो मुझे नापसंद करने लगे। लेकिन सिया बहुत सरल थी, उसने खुद आकर मुझसे बात की। हाय, मेरा नाम सिया है, मैं नोट्स बनाना भूल गई, क्या तुम थोड़ी मदद कर सकते हो? हाँ, मैं करण हूं, मैंने हकलाते हुए कहा। बस यहीं से शुरुआत हुई। हमारी मुलाकातें जल्द ही घंटों की बातचीत में बदल गई। हमने एक साथ लाइब्रेरी में रातें गुजारी, घंटों गंगा ढाबे की चाय पर राजनीतिक बहस की और JNU के हर कोने में हंसते हुए यादें बनाई। एक दिन हम सरस्वतीपुरम हॉस्टल के पास पार्क में बैठे थे। मैं अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसे अपनी भावनाओं का एक छोटा सा इशारा देना चाहता था। सिया, तुम्हारी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? उसने पल भर सोचा और मेरी तरफ देखा। सबसे जरूरी है ईमानदारी। मुझे वो इंसान बहुत पसंद है जो अपनी भावनाओं को दबाता नहीं है, जो वक्त रहते कह देता है कि वो क्या महसूस करता है। मेरे हिसाब से प्यार में भी दोस्ती वाली ईमानदारी होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। ये बात मेरे दिल पर सीधे चोट कर रही थी। वो मुझे ही इशारा दे रही थी। मैंने उस पर लगभग अपने होंठ खोल दिए थे, पर फिर वही पुराना डर मेरे अंदर हावी हो गया। अगर वो सिर्फ दोस्ती की बात कर रही हो, अगर मैंने गलत समझा तो? मैंने फिर बात बदल दी। हाँ, ईमानदारी जरूरी है, खासकर जब तुम्हें कोई दोस्त तुम्हारा पिज्जा खा जाए। सिया जोर से हंसी। मैंने उस हंसी की कीमत चुकाई अपनी उदासी से। मैंने अपने लिए एक मजबूत दोस्ती की दीवार बना ली थी और मैं उस दीवार को तोड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। समय भाग रहा था। हमारे मास्टर्स का अंतिम वर्ष चल रहा था और हम दोनों भविष्य की योजनाओं में व्यस्त थे। फिर आया हमारा आखिरी शिमला ट्रिप। एक सर्द रात हम सब कैंपफायर के चारों ओर बैठे थे। माहौल एकदम जादुई था। मैंने सिया के लिए खास तौर पर एक पुरानी गजल गुनगुनाई। जब मैंने गजल खत्म की तो सबने ताली बजाई, पर सिया की आंखें नम थीं। हम कैंपफायर से थोड़ा दूर बर्फ से ढकी एक बेंच पर बैठे थे। करण, उसने अपनी आवाज को हल्का रखते हुए कहा, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, पर मुझे लगता है कि तुम अपनी भावनाओं को सिर्फ गानों और कविताओं में ही व्यक्त करते हो, तुम असलियत में कुछ नहीं कहते। ये मेरे लिए अंतिम संकेत था। मेरी पूरी आत्मा चिल्ला रही थी कि यह मौका मत गवाओ। मैंने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। सिया, मैं तुमसे तभी विवेक और 2 अन्य दोस्त भागते हुए आए। चलो यार, माफी चाहता हूं, पर हमें अब अपने हॉस्टल लौटना होगा, मौसम खराब हो रहा है। मैं गुस्से से विवेक को घूर रहा था, पर विवेक ने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो मैं कर रहा था। सिया ने मुझे देखा और उसकी आंखों में थोड़ी नाराजगी आ गई। कोई बात नहीं करण, जो जरूरी है वो तुम कल कह देना। अगले दिन मैंने कोशिश की, पर सिया मुझसे दूर रहने लगी।
वो जानती थी कि मैं क्या कहना चाहता हूं और वो ये भी जान गई थी कि मैं कितना कायर था। उसने मेरे लिए सारे रास्ते खोल दिए थे, पर मैं हर मोड़ पर यू टर्न ले रहा था। मुझे लगा कि विवेक हमेशा मेरे और मेरे प्यार के बीच आ जाता है, पर सच तो ये था कि मेरे और मेरे प्यार के बीच मैं खुद खड़ा था। मास्टर्स खत्म हुई, सिया को मुंबई में नौकरी मिली और मैं दिल्ली में ही रह गया। पहली बार हम एक दूसरे से रोज नहीं मिल रहे थे। दूरियां दिल के जज्बात को और भी गहरा कर देती हैं। सिया की रोज की आवाज सुने बिना मेरा दिन अधूरा था। जब मैं उसकी सफलता की कहानियां सुनता तो मुझे लगता कि ये लड़की मेरी होनी चाहिए थी। करीब 1 साल बाद मैंने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, मैं इस डर में नहीं जी सकता। मैं उसके पास जाऊंगा और कह दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। हारूंगा या जीतूंगा ये नियति पर छोड़ दूंगा। मैंने उसे फोन किया, सिया, मैं कल मुंबई आ रहा हूं, तुमसे मिलना है। वो खुश थी, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। ठीक है, जुहू बीच पर मिलते हैं, शाम 5 बजे। अगले दिन शाम 5 बजे मैं मुंबई के जुहू बीच पर खड़ा था। समंदर की हवा मेरे सूट को परेशान कर रही थी। मेरे हाथ में एक गुलाब का गुच्छा था और मैं किसी राजा की तरह तैयार था जो आज अपनी सल्तनत वापस लेने आया था। और फिर वो आई, वही शांत मुस्कान, पर उसकी आंखें कुछ कह रही थीं। मैंने उसे देखते ही समझ लिया कि मैं बहुत देर कर चुका हूं। सिया, मैंने बिना वक्त गवाए कहा, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का, अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहता हूं। सिया की आंखों में नमी आ गई, पर वो मुस्कुराई और उसने अपने बैग से कुछ निकाला। करण, उसने धीरे से कहा, मुझे अफसोस है कि मुझे तुमसे ये बात इस तरह कहनी पड़ रही है। उसने मुझे एक सुंदर भारी कार्ड थमाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे पलटा। वो उसका शादी का कार्ड था। उस कार्ड पर उसका और किसी और पुरुष का नाम लिखा हुआ था। मुझे याद आया शिमला की रात, मुझे याद आया जेएनयू का पार्क, मुझे याद आया दिल्ली स्टेशन। ये कब हुआ सिया? मेरे मुंह से आवाज मुश्किल से निकली। 6 महीने पहले, मेरे ऑफिस में। वो बहुत अच्छा है करण। उसने मेरे लिए वही किया जो तुम नहीं कर पाए। उसने वक्त रहते अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी टीस थी। तुम जानते हो करण, मैं शिमला में तुम्हारे कहने का इंतजार कर रही थी। मैंने तुम्हें कई बार इशारे दिए। मैं तुम्हें अपनी ईमानदारी दिखाना चाहती थी, पर तुम्हारी खामोशी ने मुझे ये यकीन दिला दिया कि तुम मुझे सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानते हो। तुम हमेशा डरते रहे और उसने साहस दिखाया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरी शादी में जरूर आना। और फिर वो चली गई। मैं वहां खड़ा रह गया जैसे कोई मूर्ति। समुंदर की लहरें मेरे पैरों से टकरा रही थी और मुझे लग रहा था कि वो मुझे ताना मार रही हैं। तूने देर कर दी, तूने देर कर दी। मैंने उस गुलाब के गुच्छे को जोर से जमीन पर फेंका। मैंने उस शादी के कार्ड को देखा और मेरे दिमाग में एक ही विचार बार बार आ रहा था, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो हमेशा हमारी किस्मत में नहीं होता। ये कहानी मेरी नहीं थी, ये मेरी कायरता की थी। ये उन सारे मौकों की थी जिन्हें मैंने अपने डर की भेंट चढ़ा दिया था।